जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको ज्योग्राफी विषय से संबंधित है और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में 12th में, ठीक है ना, भूगोल से, उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ऑप्शन ए कर रहा है अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन बी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी कर रहा है आपको स्थानीय व्यापार, ऑप्शन डी कर रहा है आपको बाह्य व्यापार, ठीक है ना। तो देखिए, तो दो देशों के मध्य जो आपको व्यापार कहलाता है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो कुछ आपको मतलब क्या है कि वाक्य है, शब्द है, उस सबको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात किसे कहते हैं, अनुकूल व्यापार क्या होता है, इसके अलावा आपको प्रतिकूल व्यापार क्या होता है, व्यापार संतुलन की अवस्था में कब होती है। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जो आपका आंसर है इसका क्या होगा। सो ठीक है ना। तो दो देशों के मध्य जो व्यापार कहलाता है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए कुछ जो चीज है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा आपको क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े चीजों में आयात क्या हो जाएगा, आयात। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद एक शब्द आएगा आपको निर्यात, क्या आएगा, निर्यात, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज आएगा आपको क्या, आपको व्यापार संतुलन, क्या आएगा, व्यापार संतुलन। इन चीजों को भी आपको अच्छे से देखना है। व्यापार संतुलन के बाद जो अगला होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको अनुकूल व्यापार, क्या हो जाएगा, अनुकूल व्यापार। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको प्रतिकूल व्यापार, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल व्यापार, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे आपको आयात के बारे में कि आयात हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आयात है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि किसी वस्तु और सेवाओं को दूसरे देश से मंगाना क्या कहलाता है, कि आपको आयात कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आयात किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु और सेवा को किसी अन्य देश से मंगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। क्या कहते हैं, आयात कहते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा निर्यात, तो निर्यात किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु और सेवा को हम अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि आपको व्यापार संतुलन। तो देखिए, व्यापार संतुलन मतलब क्या हुआ, कि आपको मतलब कि बराबर, क्या हुआ, बराबर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन, तो जब आयात और निर्यात दोनों का अंतर शून्य हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधे याद रखिएगा कि जब आपको आयात क्या हो, आयात, ठीक है ना, और आपको जो निर्यात है, क्या है, निर्यात है, उसका अंतर जो हो, क्या हो, उसका अंतर जो हो, ठीक है ना, अगर आपको शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वह क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा, तो वह आपको व्यापार संतुलन कहलाता है। याद रहेगा कि जब आयात और निर्यात दोनों क्या हो, कि बराबर हो, यानी कि उसका अंतर शून्य हो, तो वह क्या कहलाएगा, तो आपको व्यापार संतुलन। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जितना की हम खरीदारी किए उतना ही अगर हम बेचते हैं, ठीक है, तो वह आपको व्यापार क्या हो गया, हमारा संतुलन में, ना हमको लॉस हो रहा है ना हमको क्या हो रहा है, कि आपको हानि हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आपको अनुकूल व्यापार। तो अनुकूल व्यापार में क्या होगा, तो जब हम आपको आयात कम करेंगे और आपको निर्यात ज्यादा करेंगे, क्या करेंगे, कि आपको आयात कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करेंगे, तो वह हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, तो आपको अनुकूल व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल व्यापार हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको प्रतिकूल व्यापार। क्या है, प्रतिकूल व्यापार। तो देखिए, प्रतिकूल व्यापार में क्या हो जाएगा कि जब आपको आयात ज्यादा होगा और आपको निर्यात जो होगा वो आपको कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा प्रतिकूल व्यापार। और यह व्यापार जो होता है घाटे का व्यापार होता है। क्या होता है, घाटे का व्यापार होता है। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, देख लेना है। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या थे कि आपको मतलब व्यापार पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, तो सबसे पहले व्यापार जो होता है क्या होता है, तो दो मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात जब आपको क्या होता है बिना लेन देन के होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो इन चीजों को समझना है। व्यापार जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, एक आपको क्या होते हैं, अंतर व्यापार होते हैं। तो अंतर व्यापार जो होते हैं हमारे देश की सीमा के अंतर होते, मतलब कि अंदर होता है, ठीक है ना, इसी को अंतर्देशीय व्यापार भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाह्य व्यापार, जो आपको देश की सीमा के बाहर हो। और उस सब में ये सब आने वाले शब्द है, जैसे आयात, निर्यात, व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार, प्रतिकूल व्यापार।
तो व्यापार संतुलन कब होता है? तो जब आयात और निर्यात दोनों के अंतर शून्य हो तो उसको क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार क्या होता है? जब आपको आयात और निर्यात में देखेंगे संबंध, ठीक है ना, तो आयात कम रहेगा, निर्यात ज्यादा रहेगा, मतलब वो अनुकूल व्यापार है, मतलब हमारे पक्ष का व्यापार है, ठीक है ना। प्रतिकूल व्यापार में क्या होता है? तो आपको आयात जो होता है ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आगे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखो। करा कि भारत में निजीकरण, ठीक है ना, और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? तो यह आपको 1991 में क्या हुई थी कि आपको अपनाई गई थी। तो आइए इसी को जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नई आर्थिक नीति को कहा जाता है आपको नेप। क्या कहा जाता है? नेप, ठीक है ना। कि भारत में ये जो नई आर्थिक नीति है, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में आपको क्या करना है? चर्चा करना है। तो देखिए, तो भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 में। इसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति। याद रहेगा कि भारत में आपको नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में, ठीक है ना। और भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का जो श्रेय जाता है वह आपको प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। किसको जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत में आपको ये जो नई आर्थिक नीति है, ठीक है ना, यह किसने शुरू किया था? किस प्रधानमंत्री ने? तो हम क्या कहेंगे? पीवी नरसिम्हा राव ने इसे क्या किया था? शुरू किया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। दूसरी बात आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के विचार का आपको आह्वान हुआ? तो इसमें आपको सबसे पहले आपको वैश्वीकरण पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है ना। याद रखिएगा किस पर? वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण के बाद आपको निजीकरण, इस पर भी काफी ज्यादा क्या हुआ था कि आपको बल दिया गया था। उसके बाद है आपको उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण, ठीक है ना। तो देखिए भारत में नई आर्थिक नीति, इसके अलावा आपको वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, इस सब की जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। क्योंकि 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो आपको दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया? जानते हैं कि आपको वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जैसी नीति को क्या किया कि आपको अपनाया। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि बताइए भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो पिता है, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से कि भारत में उदारीकरण का पिता जो है, आर्थिक उदारीकरण का पिता, वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको 2004 से लेके, ठीक है ना, 2014 तक हमारे देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि ये जो वैश्वीकरण होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा। वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण को ही हम लोग बोलते हैं विश्वव्यापीकरण, या इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण, ठीक है ना। तो देखिए ये जो वैश्वीकरण होता है, तो वैश्वीकरण आखिरकार है क्या? तो सीधे कहेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, कि अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो आपको वैश्वीकरण कहलाता है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताओ निजीकरण क्या होता है? तो देखिए, तो 1900, अगर हम अपने यहाँ परिवेश में बात करते हैं, ठीक है ना, तो 1990 के दशक में जो भी हमारे यहाँ के सार्वजनिक उद्यम थे उसको सरकार ने निजी हाथों में सौंपना शुरू किया। तो उसी को भारत में कहा गया है निजीकरण। तो सीधे आप समझिएगा कि निजीकरण किसको कहते हैं? तो सीधे कहेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी हाथ में लाभ के उद्देश्य से सौंपना क्या कहलाता है? तो आपको निजीकरण कहलाता है। उसके बाद है उदारीकरण। तो सभी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध को क्या करना? समाप्त करना क्या कहलाता है? उदारीकरण। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए कर रहा है कि एन्नोर पतन किस राज्य में है? देखिए ऑप्शन ए दे रहा है तमिलनाडु, ठीक है ना, ऑप्शन बी दे रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ये जो एन्नोर पतन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह आपको यानी कि तमिलनाडु में, क्या है? तमिलनाडु में। पतन का मतलब होता है बंदरगाह, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पोर्ट, नहीं तो कहीं कहीं आपको गोदीपाड़ा भी मिलेगा, गोदी भी मिलेगा, सबका मतलब होता है आपको बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। तो देखिए भारत में अगर हम बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो वो आपको 13 है। क्या है? 13 है। तो जानते हैं कि वो 13 बंदरगाह जो है कौन कौन है, इसको जरा सा समझने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो भारत के सबसे पहले आपको पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह है उस बंदरगाह के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले पश्चिमी तट पर अगर बंदरगाह की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक बंदरगाह आएगा आपको कांडला। क्या आएगा? कांडला, ठीक है ना। चलिए दूसरा बंदरगाह जो है वह आपको है मुंबई। क्या है? मुंबई। बड़े की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नाहवा सेवा। क्या हो जाएगा? नाहवा सेवा, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा जो हो जाएगा नाहवा सेवा के बाद वो हो जाएगा मरमा गोवा। क्या हो जाएगा? मरमा गोवा। इस बात को याद रखना है। मरमा गोवा के बाद जो हो जाएगा वो आपको न्यू मंगलोर। क्या हो जाएगा? न्यू मंगलोर।
न्यू मंगलौर के बाद जो हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, वो जाएगा कोचिन। क्या जाएगा? कोचिन। तो देखिए ये बंदरगाह जो है, ये आपको 6 बंदरगाह, ये सभी के सभी जो है वो आपको पश्चिमी तट पर है। कहाँ है? पश्चिमी तट पर। किस तट पर स्थित बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। या इसी को हम कहेंगे कि अरब सागर से सटा हुआ जो बंदरगाह सब है, उसमें आपको बड़े बंदरगाह में कौन कौन है? तो कंडला है, मुंबई है, ठीक है ना, नाहवा सेवा है, मरमागोआ है, न्यू मंगलौर है, कोचिन है। अब आइए इनके राज्यों के भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो कंडला बंदरगाह है, याद रखिएगा, यह आपको कहाँ है? तो कंडला बंदरगाह गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। और इसी बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा जो बंदरगाह है वह है आपको मुंबई। क्या है? मुंबई है, ठीक है ना। तो मुंबई जो है प्राकृतिक रूप से भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको बंदरगाह है, और यह बंदरगाह जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। उसके बाद है नाहवा सेवा। इस बंदरगाह को हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और यह बंदरगाह जो है वो आपको कहाँ है? तो यह आपको महाराष्ट्र में। और इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था मुंबई बंदरगाह के जो आपको दबाव है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है मरमागोआ। तो मरमागोआ जो बंदरगाह है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो यह आपको गोवा में। कहाँ है? गोवा में। उसके बाद न्यू मंगलौर, तो यह आपको कर्नाटक में, और कोचिन, तो यह आपको केरल में। कहाँ है? केरल में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि कंडला कहाँ है? तो गुजरात में। मुंबई नाहवा सेवा कहाँ है? तो वह आपको यानी कि महाराष्ट्र में। मरमागोआ गोवा में। न्यू मंगलौर जो है कहाँ है? तो यह आपको मतलब कर्नाटक में। और उसके बाद कोचिन जो गया कहाँ? तो आपको केरल में, ठीक है ना। तो इस सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कर्नाटक को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इस बात सबको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है। अब आइए, अब हम चलते हैं आपको पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में आपको एन्नौर। क्या है? एन्नौर है, अभी देखे थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको तूतीकोरिन। क्या है? तूतीकोरिन है। इसके अलावा आपको चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है, ठीक है ना। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये तीनों बंदरगाह जो है वो आपको तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा तीनों बंदरगाह कहाँ है? यह तो आपको तमिलनाडु में। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 10 में, ठीक है ना। तमिलनाडु से ऊपर उठेंगे तो विशाखापट्टनम। क्या जाएगा? विशाखापट्टनम, ठीक है ना। तो ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह देख रहे हैं ये आपको आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है आपको पारादीप। कौन है? पारादीप। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो आपको कहाँ है? उड़ीसा में। और उसके बाद है आपको कोलकाता। क्या है? कोलकाता, ठीक है ना। तो ये जो कोलकाता बंदरगाह देख रहे हैं ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी के सभी जो देख रहे हैं, ठीक है ना, यह आपको पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। किस तट पर? पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। याद रखिएगा कि पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की बात पूछा जाएगा तो उसमें आपको इंदौर, ठीक है ना। उसके बाद आपको तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, यह सब जो है आपको पूर्वी तट पर स्थित क्या है? बंदरगाह है। इसमें से पूछ देगा कि बताओ कि कंडला बंदरगाह जो है वह कहाँ है? तो याद रखिएगा कि कंडला बंदरगाह जो है वो आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इसके बाद आपको हो जाएगा मुंबई और नाहवा सेवा, तो यह आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मरमागोआ, तो याद रखिएगा कि मरमागोआ कहाँ है? तो आपको गोवा में। उसके बाद है न्यू मंगलौर, यह आपको कर्नाटक में है। ये तो जहाँ से दे रहे हैं देख लीजिएगा कि न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद है आपको कोचिन, तो कोचिन कहाँ है? तो आपको केरल में। इसके बाद इधर जो देख रहे हैं, ठीक है ना, एन्नौर, तूतीकोरिन, चेन्नई, ठीक है ना। ये सभी के ये 3 बंदरगाह जो है, देखिए एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई, ये तीनों जो है वो आपको तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। वो पूर्वी तट पर आ गए। उसके बाद है विशाखापट्टनम, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद पारादीप, तो ये आपको उड़ीसा में। और सभी मौसमों में काम करने वाला एकमात्र बंदरगाह है। कोलकाता जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भारत के 9 राज्यों में आपको यह क्या है कि आपको 12 बड़े बंदरगाह है, और एक है आपको क्या है कि आपको द्वीप समूह में स्थित एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या जानते हैं? तो उसका नाम जो है वह है आपको पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यह जो पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा, यह आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या है? अंडमान में। और आपको क्या कहेंगे? तो निकोबार में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? तो आपको पोर्ट ब्लेयर है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो आपको 13। छोटे बंदरगाह की संख्या जो है वो आपको 200 से भी अधिक है, ठीक है ना। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब आपको पश्चिमी समुद्र तट से सटा हुआ राज्य है। जबकि आपको इधर देखिएगा तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये आपको पूर्वी समुद्र तट से सटा हुआ क्या है? राज्य है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कंडला बंदरगाह। तो इस कंडला बंदरगाह का जो नया नाम है याद रखेंगे, यह आपको दीनदयाल पोर्ट है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको
प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह नोट करते चलेंगे, वो आपको मुंबई है। नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू क्या है, आपको बंदरगाह है। उसके बाद मरवा गोवा, तो ये आपको गोवा में स्थित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोचिन हो गया केरल में। इंदौर बंदरगाह का नया नाम जो है क्या है, तो आपको के कामराज पोर्ट है। उसके बाद है आपको चेन्नई, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चेन्नई जो है कृत्रिम रूप से क्या है कि भारत में बड़ा सबसे बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो आपको विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है, ठीक है ना। उसके बाद है पारादीप, तो ये सभी मौसमों में काम करने वाला एकमात्र बंदरगाह है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको पोर्ट ब्लेयर, तो यह आपको द्वीप समूह में स्थित क्या है कि आपको बंदरगाह है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में।